हेलो। सबो जनला गाढ़ा गाढ़ा जोहार। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है दोस्तों, 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और उसके बाद आपको अगले पड़ाव के लिए भी तैयार होना है। और अगला पड़ाव क्या है दोस्तों? नीट का एग्जाम है। तो अब से आपके पास टाइम नहीं बचा है, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के बारे में, कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को। आज क्या करने वाले हैं? तो प्रीवियस ईयर्स में, जो नीट के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला कौन सा क्वेश्चन है? रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one is labeled as assertion and other is labeled as reason R। हमें यह देखना है, ये जो दो स्टेटमेंट है, पहला इस असर्शन है और दूसरा रीजन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? क्या पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है? और अगर सही है तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, जो रीजन है, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस चीज को चेक करना है। तो क्या बोला गया? स्टेटमेंट असर्शन क्या है दोस्तों? अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। तो असर्शन ये कह रहा है कि जो अमीनोसेंटेसिस टेक्निक है, अमीनोसेंटेसिस टेक्निक क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बता देते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो डेवलपिंग फीटस होता है दोस्तों, उसके सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ना। किसको डिटरमाइन किया जाता है? डेवलपिंग फीटस जो होता है उसके सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। और एक और चीज करी जाती है, सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। वैसे तो ये बैन है ना, ये बैन है। ये कोई भी व्यक्ति इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि भाई डॉक्टर के पास गया और ये पूछे कि भाई बताइए सर कि एमिनोसेंटेसिस मेथड से कि जो डेवलपिंग फीटस है वो चाइल्ड, वो जो फीटस है वो मेल है या फिर फीमेल है, ये चीज। और इसका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है इस टेक्निक को, है ना। तो अमीनोसेंटेसिस क्या है? प्लेसेंटा का एक फ्लूइड लिया जाता है, प्लेसेंटा से एक छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट में एक फ्लूइड निकाला जाता है, जिससे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल है। दूसरी चीज हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई वो जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर मान के चलिए सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई डिसीज तो नहीं है ना, डाउन सिंड्रोम। ये सारी चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए अमीनोसेंटेसिस का एक टेक्निक है जिससे फीटस का सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या ये दिया गया है? ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए हम रिप्रोडक्टिव और हेल्थ केयर प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग हो गया भाई, क्योंकि अमीनोसेंटेसिस से हम क्या करते हैं? ये दो चीजों को डिटरमाइन करते हैं। पहला सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर मेजर डिसऑर्डर, कोई डिसीज है जैसे कि अमीनोसाइन डी एमाइनेस की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर डाउन सिंड्रोम हो गया। ये कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया हो गया। इन सारी चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से स्टेटमेंट जो है ये टोटली रॉन्ग है। अब रीजन क्या दिया गया है अमीनोसेंटेसिस के लिए? बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फिटेसाइड, है ना। तो अगर हम अमीनोसेंटेसिस जो है इसको अगर बैन कर देते हैं तो इसके कारण जो फीमेल फिटोसाइड जो है उसकी डेथ कॉज करी जा रही थी, उसे मार दिया जा रहा था कम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही। इसको हम क्या कर सकते हैं? लिमिट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए फीमेल फिटेसाइड की किलिंग को स्टॉप किया जा सके।
तो रीजन तो टोटली सही है, अमीनोसेंटेसिस के अकॉर्डिंग रीजन तो सही है, लेकिन जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है, वो गलत है दोस्तों। रीजन सही है, रीजन ये बताना चाह रहा है कि अमीनोसेंटेसिस को हम क्यों बैन करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्या बताया, रीजन ये है कि इसको बैन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बैन कर देंगे तो फीमेल फ्यूटिसाइड की जो किलिंग है ना, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, इसलिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीजन सही रहेगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये तो गलत हो गया जी। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ए गलत है और आर सही है, आर फॉर रीजन है ना, ए फॉर असर्शन। अब आखिरी में क्या बोला गया, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो मैंने आपको क्या बताया, असर्शन क्या था, फॉल्स था, और रीजन क्या था, ये स्टेटमेंट टोटली 100% ट्रू था। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है ना। कब पूछा गया है, नीट 2024 में, मतलब कि इसी साल जब ये नीट हुई थी उसी समय पूछा गया है ना। और आप समझिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, और जो बच्चा मान के चलिए एनसीईआरटी पढ़ रहा है, टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहा है, तो 100% दोस्तों उसका सिलेक्शन होना ही है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमें मैच करना है। सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होती है दोस्तों, ये होता है लिपिस लूप है। अब दूसरा क्या है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो होगा मल्टीलोड 375। अब अगला है दोस्तों हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन होता है दोस्तों, जो हार्मोन को रिलीज करता है वो है LNG-20। अब क्या है, अब एक ही चीज बच रही है, इम्प्लांट। तो इम्प्लांट में क्या आ जाएगा, ये प्रोजेस्ट्रोजन आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम मैचिंग कर लेते हैं। जो ए है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, लिपिस लूप से मैच कर रहा है। और दूसरा क्या है, कॉपर रिलीजिंग जो है वो क्या है, मल्टीलोड 375। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है। सी किससे मैच कर रहा है, हार्मोन रिलीजिंग जो है वो है LNG-20, ऑप्शन नंबर सेकंड। डी किससे मैच कर रहा है दोस्तों, इम्प्लांट प्रोजेस्ट्रोजन, मतलब कि हार्मोन रिलीजिंग जो था वो ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। और जो डी है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, ए जो है ये सही है, बी भी सही है, सी जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ए का थर्ड आ रहा है हमारा और यहाँ पे ए है, ए का फर्स्ट है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ए जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है और यहाँ पे फोर्थ से मैच कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब आखिरी में यही सही हो सकता है, ए क्या थर्ड है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट को, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर को, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट आर इंसर्टेड इन यूटेराइन कैविटी, which of the following statement are correct about IUDs। IUDs का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बोला गया है। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है दोस्तों कि ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ये क्या होता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो किसका बना रहता है, प्लास्टिक का और कॉपर से मिलके बना रहता है। प्लास्टिक हो सकता है, कॉपर हो सकता है। कहाँ हम इंजेक्ट करते हैं इसे, यूटेराइन कैविटी में, है ना। कहाँ इंसर्ट किया जाता है, यूटेराइन कैविटी में। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, एक या एक से ज्यादा कौन से स्टेटमेंट है जो आईयूडीज के लिए करेक्ट है।
इस चीज को हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, समझते हैं क्यों। दोस्तों जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है ना, ये क्या करती है, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस ना, किसको, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करने का काम करती है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या करती है, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने का काम करती है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 टोटली फॉल्स हो गया। अब सेकंड क्या है, द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। अब ये क्या करता है, कुछ कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, कॉपर टी। और ये एक्चुअल में कैसा दिखता है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसा नहीं रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ये इस तरीके का रहता है। इसे क्या बोला जाता है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का नाम है कॉपर टी। तो ये क्या बोला गया है, दी रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। बिल्कुल सही है। जो कॉपर टी होता है वो क्या करता है, कॉपर के आयन को रिलीज करने का काम करता है, जिसके कारण स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस डू नॉट मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो सर्विक्स वाला जो रीजन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसमें म्यूकस का जो अमाउंट है, म्यूकस का जो अमाउंट है इसको क्या कर देता है, इंक्रीज करने का काम करता है। अब जब इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का अमाउंट, तो इस रीजन में स्पर्म क्या हो जाएगा, यहां पे आकर के होल्ड हो जाएगा। और जैसे ही होल्ड हो जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब तक तो वो मूव नहीं कर पाएगा। उसकी मोटिलिटी क्या हो गई दोस्तों, उसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो गई। इसके कारण क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए अभी ऑप्शन कौन सा सही था, ये बी सही था। सी रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया। इंट्रायूटेराइन डिवाइस सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बिल्कुल सही, ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को। इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंसर्शन इन यूटेराइन कैविटी। नहीं जी, सर्जिकल मेथड तो नहीं लगता है इसमें। कोई भी एक एक्सपर्ट नर्स विदाउट सर्जरी, या फिर कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, या फिर एक्सपर्ट नर्स, दोनों ही विदाउट सर्जरी यूट्रस में इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों के दोनों हमारे लिए सही है। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ओनली डी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें बी नहीं दिख रहा है। ए ये तो गलत हो जाएगा। बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी तो सही है लेकिन सी क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है, बी और डी ओनली। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेरे प्यारे साथियों। अब क्या है, लिपिस लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज। तो लिपिस लूप क्या है दोस्तों, एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। क्या ये मेडिकेटेड काइंड ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस है क्या, नहीं दोस्तों। और क्या ये वॉल्ट बैरियर है क्या, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा और देख लेते हैं, कॉपर रिलीजिंग, अरे ना जी, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल क्या है, कॉपर 7 है। क्या है दोस्तों, कॉपर 7 है और कॉपर टी है। अब ये सर्वाइकल बैरियर है, अरे नहीं जी, सर्वाइकल बैरियर कहना ये सही नहीं होगा पूरी तरीके से। ये जरूर है कि भाई ये किसी ना किसी तरीके से सर्विक्स में म्यूकस का डिपोजिशन इंक्रीज करवा देता है, वो अलग चीज है। पर ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये भी फॉल्स रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो हमें देख करके समझ में आ रहा है क्या होगा दोस्तों, LNG-20 होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये हो चुका है क्वेश्चन, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। यहां पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। LNG-20 क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। मल्टीलोड 375 कॉपर टी कॉपर 7 ये क्या काम करता है, कॉपर को रिलीज करता है, वहीं पे लिपिज लूप जो है वो क्या है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू। अब ये पूछा जा रहा है कि कोई एम्ब्रियो है जिसमें 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर की सेल्स प्रेजेंट है और इसमें फर्टिलाइजेशन इन विट्रो तरीके से लैब में कराया गया है। अब इस फर्टिलाइज्ड ब्लास्टोमियर को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों, ये फेलोपियन या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में तब ट्रांसफर करते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है, ब्लास्टोमियर फॉर्म हो गया है, फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है ये, तो फेलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर करेंगे? सर्विक्स, अरे नहीं जी, सर्विक्स में आप क्यों ट्रांसफर करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ी ना क्रॉस करवाना है जो सर्विक्स में हम इसको इम्प्लांट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिम्ब्रिये, अरे नहीं जी, यहां पे भी नहीं। तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यूट्रस। अब अगला है, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है समझा देते हैं। वैसे तो हमने बताया है, तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये क्या है, हमारा फेलोपियन ट्यूब और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर में बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी ड्राइंग आप जैसे इतनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी समझ में आ जाएगा, काम चल सकता है। क्या है जी, ये ओवरी है, ये मान लेते हैं क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। क्या है जी, फेलोपियन ट्यूब है। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, ये यूट्रस है। क्या है, यूट्रस है। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है दोस्तों, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको मैं क्या कर दूंगा, फेलोपियन ट्यूब जो रहेगा, जो फेलोपियन ट्यूब रहेगा इसमें मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल इंसेजन लगाऊंगा, है ना, छोटी सी कटिंग करूंगा, यहाँ पे कट लगाऊंगा। और कट करने के बाद क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से किसी ना किसी फिलामेंट से या फिर कोई क्या कहने से मेटल से, कॉपर की मेटल या किसी अच्छे से नॉन रिएक्टिव मेटल से कम रिएक्ट करे, इससे क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको अच्छे से वाइंड कर देंगे टाइटली, है ना, और कट करने के बाद इसे वाइंड कर दिया जाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में कटिंग लगाते हैं और दोनों एंड से, ये वाले एंड से, ये वाले एंड से और ये वाले एंड से, दोनों ही साइड में हम क्या कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं। तो किसमें प्रोसीजर यूज किया जाता है, मेल या फीमेल में? तो सिंपल सी बात है सर, फीमेल में यूज करेंगे, मेल बॉडी में थोड़ी ना फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट रहेगा। तो स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, बिल्कुल सही हो सकता है। ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, अरे नहीं, सर्जिकली ओवरीज को क्यों निकालेंगे? स्मॉल पार्ट ऑफ फास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, अरे वैसेक्टोमी थोड़ी ना है। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, अरे बाप रे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यूट्रस को निकालेंगे ना सर्जिकली तो भैया डेथ भी हो सकती है, इतना ज्यादा ब्लड लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मेरे बिहाफ में तो कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे पॉसिबल क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का प्रयास किया है और आपने ये देखा है कि बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, जो डायरेक्टली मेरे पढ़ाए गए नोट्स से आ रहे हैं।
और एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों, जैसे कॉपर टी के बारे में, लिपिज लूप क्या है, नॉन मेडिएटेड है, ये सारी चीजें, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं असर्सन रीजन टाइप के, वो भी आसान हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन अभी आपके लिए क्या होमवर्क है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क ये है कि जो लास्ट चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया आपको, उसके एनसीईआरटी के दोस्तों याद रखिए, किसकी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड की मीनिंग समझना है, रीडिंग करना है, समझना है सारी चीजों को। दूसरी चीज, मान के चलिए अगर आपकी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम होता है, प्री बोर्ड अगर एग्जाम है, मान के चलिए लेक्चर भी छूट जाए तो उस पुराने लेक्चर को पहले देख करके आना है और फिर से न्यू लेक्चर को भी अटेंड करना है, लेक्चर मिस नहीं करना है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर मान के चलो एक छोटा सा भी कंसेप्ट आपका छूट जाए ना, तो पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो समझ नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा समय नहीं आने देना है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो। क्या करना है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करेंगे उतनी मेमोरी में चीजें याद होते जाएगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के लॉ। और इनहेरिटेंस के कितने लॉ दिए थे, जो मेंडल जी है उसने 3 लॉ प्रपोज किए थे। अब अगला क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। उसके बाद हम समझेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन के बारे में समझेंगे, और आखिरी में हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये टोटल 6 टॉपिक के बारे में। लेकिन ये सारी चीजें तो होते रहेगी, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये समझना है दोस्तों कि ये जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है ना, क्या है जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स हमारे सिलेबस में टोटल 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, मेजर 2 चैप्टर है। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सारे चैप्टर तो है ही, लेकिन जेनेटिक्स समझते हैं क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है दोस्तों, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। क्या है दोस्तों, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किन चीजों की स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं जीन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, जीन के बारे में स्टडी करते हैं। और हम इसमें यह समझते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स है, क्या चीज, कैरेक्टर्स, क्या चीज दोस्तों, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, क्या समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी चीज, हम ये समझते हैं कि जो कैरेक्टर्स है वो होता क्या है, और कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, क्या कहना चाहिए, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद भी जो अगली जनरेशन है उसमें ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आखिर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इस चीज की जब स्टडी करी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इन सारी चीजों को भी बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जीन क्या होता है।
वैसे तो 10th में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, मान लेते हैं सेल की मेम्ब्रेन है। क्या है दोस्तों, सेल की मेम्ब्रेन है, और ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ना दोस्तों, ये जो क्रोमोसोम है, अगर मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ करूं, पहली चीज में रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। आपके जैसे मैं उस्ताद नहीं हूं, अच्छा मेरा आर्ट नहीं है, मुझे उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, पर फिर भी मैं बायोलॉजी पढ़ा लेता हूं। तो अगर मैं ये क्रोमोसोम के थ्रेड को ऐसे ड्रॉ करूं दोस्तों, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है एनिमल बॉडी में स्पेशली। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और ये जो डीएनए है, ये क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी की, आपके भी बॉडी की, हमारे बॉडी की, मेरे बॉडी की तो मुझे पता है, मेरे बॉडी की जो जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है। अब डीएनए में भी क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, डीएनए में प्रेजेंट रहता है मेरे प्यारे साथियों, क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए में प्रेजेंट रहता है दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्या प्रेजेंट रहता है, जीन प्रेजेंट रहता है। और ये जो जीन होता है ना दोस्तों, ये क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। समझते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आखिर है क्या। तो अगर मेरे बारे में बात करो, मैं ह्यूमन हूं, आपका पता नहीं, हो सकता है आप भी ह्यूमन हो, और अगर आप भी ह्यूमन है तो आपकी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, आई के कलर है ना, इसके अलावा हेयर के कलर, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, है ना, हमारी जो बॉडी होती है उसकी हाइट हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी के जो स्किन के जो कलर होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो मोटे मोटे तौर पे अगर बात करूं दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस चीज के, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है, ये एक ऐसे कैरेक्टर है जिसको हम देख करके, किसी भी ह्यूमन की बॉडी को देख करके, ये कैरेक्टर्स को हम अंदाजा लगा सकते हैं, देख करके पहचान सकते हैं मेरे साथियों। तो ये सारे की सारी चीजें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, यही है कैरेक्टर्स। क्या है दोस्तों, ये कैरेक्टर्स। अब ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजों को क्या कहते हैं, फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं। ये फिजिकल कैरेक्टर कहां पे स्टोर रहते हैं मेरे साथियों, तो ये फिजिकल जो कैरेक्टर है, ये फिजिकल कैरेक्टर है, वो कहीं नहीं बल्कि डीएनए में जो जीन प्रेजेंट रहता है, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट रहता है, यही इन सारे के सारे कैरेक्टर को इस जीन के अंदर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। कुल मिलाकर के ये जो जीन है ना, ये क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को, किसको, हमारे इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन साथियों, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस जीन के अंदर, इन सारे जीन, ये जो जीन है, ये सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए के अंदर जीन में स्टोर करने का काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि जीन क्या है। एकदम बेसिक से बताया है दोस्तों, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पर फिर भी थोड़ा डिटेल में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के साथ समस्या ये होती होगी, लाइक गजनी,
आपके साथ भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता होगा। आज पढ़े कल हम आपसे पूछेंगे, आप बोलेंगे कि सर पता नहीं। तो एक दिन में अगर आप चीजें भूल जाते हो तो ये तो आपको 2 साल हो जा रहे हैं लगभग। तो समझने का प्रयास करते हैं आगे की कहानी। तो अभी हमने क्या समझ लिया दोस्तों? तो अभी हमने समझ लिया जीन के बारे में दोस्तों। अब हम समझेंगे दोस्तों इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो इनहेरिटेंस क्या है दोस्तों? इनहेरिटेंस इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, क्या चीज दोस्तों? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या चीज दोस्तों? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिसे मैंने बोला कहां पे स्टोर होते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जीन में स्टोर होते हैं। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मैंने नाम क्या बताया? जैसे कलर ऑफ आई है ना, कलर ऑफ आई, या फिर हेयर कलर, या फिर स्किन कलर। अब ये सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है मेरे पेरेंट्स से मुझ तक आई है ना। जैसे मेरे जो हेयर के कलर है, मेरे जो बाल है, अभी मैं बाला नहीं हूं, मेरे सिर में बाल है, अभी मैं बाला नहीं हूं, मेरे सिर में बाल है। किस कलर के है? ब्लैक कलर के। आई का कलर कैसा है मेरा? कैसा है? ब्लैक है दोस्तों। खूबसूरत सी आई है, इतने भी हम बेकार नहीं दिखते हैं, ठीक ठाक दिखते हैं। तो आई का कलर क्या है हमारा? ब्लैक है, ठीक है। स्किन का कलर क्या है? सांवले से चल जाता है, ठीक ठाक दिखते, गुड लुकिंग है हम। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है कहां से आए? मेरे पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स से कहां तक ट्रांसफर हुए हैं? मुझ तक ट्रांसफर हुए हैं। मतलब कि आपके संदीप सर में ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं। कहां से? उनके पेरेंट्स से संदीप सर में ये सारे के सारे कैरेक्टर ट्रांसफर हुए। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट की थी उनके जीन में प्रेजेंट थी, उनके डीएनए के जीन में प्रेजेंट थी, और ये इंफॉर्मेशन मेरे तक आई है, मेरे बॉडी में आई है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को अगर मान के चलिए मैं एक शब्द में, एक वर्ड में बोलूं तो क्या बोलूं? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, इसी चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस भी हो गया। अब ये समझते हैं दोस्तों एलील क्या होता है ना। एलील के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हमने इनहेरिटेंस भी समझ लिया, अब हम समझेंगे साथियों कि आखिर ये एलील का मतलब होता क्या है। एलील का मतलब होता क्या है? तो अब मैं प्लांट बॉडीज के रिगार्डिंग बात करता हूं, प्लांट बॉडी के बारे में बात करता हूं, क्योंकि जो हम मेंडल के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अब ये मेंडल को मैं मेंडलवा बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों? मैं मेंडलवा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैं अपनी लैंग्वेज में मेंडलवा बोलता हूं, आप समझ जाइएगा कि ये मेंडल ही है। अब ये जो मेंडलवा है ना, कौन? मेंडलवा। लेकिन आपके लिए क्या है? मेंडल। मैं क्या बोलता हूं? मेंडलवा बोल देता हूं। रियल नेम क्या है? मेंडल है इसका, है ना। तो ये जो मेंडलवा है, ये अपने स्टडी में एक प्लांट को यूज किया था, जिसका क्या नाम था? पी। अरे ये पी नहीं, ये पी प्लांट, मटर का प्लांट है ना। मटर के पौधे के बारे में बात कर रहा हूं। कौन से पौधे के बारे में? मटर के पौधे के बारे में बात करी जा रही है। नहीं तो कुछ और पी मत समझ लेना, न्यू ईयर वाला पी मत समझ लेना, कुछ और मत समझ लेना। ये कुछ और नहीं, मतलब कि मटर के पौधे के बारे में बात करी जा रही है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस चीज की स्टडी करी थी? पी के प्लांट के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी। वो आगे समझेंगे हम। एलील क्या होता है समझते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो जीन होते हैं ना, उसके क्या रहते हैं? फॉर्म रहते हैं ना। जीन का क्या रहता है? फॉर्म रहता है। कितने फॉर्म रहते हैं दोस्तों? ये जो जीन होते हैं इसके टोटल 2 फॉर्म रहते हैं। कितने फॉर्म रहते हैं? 2 फॉर्म रहते हैं, एक पहला और एक दूसरा। अगर मैं बात करूं
किस चीज की? हाइट ऑफ स्टेम के बारे में बात करूं तो एक जीन जो कहां पे प्रेजेंट था, ये पौधे के, मटर के पौधे के डीएनए में प्रेजेंट था, मटर के पौधे के डीएनए में प्रेजेंट था ये जीन क्या चीज को रेगुलेट करने का काम कर रहा है? हाइट ऑफ स्टेम को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो हाइट ऑफ स्टेम क्या हो गया दोस्तों? ये एक कैरेक्टर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये कैरेक्टर हो गया। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो, बेसिक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा अगर इस लेक्चर को मिस कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे तो। देखिए, मैंने बोला जो जीन होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं? प्लांट और एनिमल के बारे में बात करो तो उनके डीएनए में जीन प्रेजेंट रहता है। ये जो जीन होते हैं इसके दो फॉर्म होते हैं, लेकिन जो जीन जिसको भी रेगुलेट करने का काम करता है, जिस फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल है ना, फिजिकल एक्सप्रेशन जो आप देख करके समझ सकते हो, लाइक हाइट ऑफ स्टेम या संदीप सर के कलर, आई के कलर, हेयर के कलर, ये सारी चीजों को एक जीन रेगुलेट करता है। और वो जीन का क्या नाम है? जो हाइट ऑफ स्टेम को रेगुलेट कर रहा है। किसमें प्रेजेंट है? ये प्लांट में प्रेजेंट है दोस्तों। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है ये जीन? हाइट ऑफ स्टेम को रेगुलेट कर रहा है। तो जीन का क्या नाम हो गया जो रेगुलेट कर रहा है स्टेम की प्रॉपर्टी को? हाइट ऑफ स्टेम। ये एक जीन है। कहां प्रेजेंट रहेगा? मटर के पौधे के डीएनए में प्रेजेंट रहेगा। और ये हाइट ऑफ स्टेम जो रहेगी दो फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है। एक क्या होती है? हाइट ऑफ स्टेम टॉल हो सकता है, दूसरा हो सकता है ड्वार्फ। टॉल का मतलब समझ गए, हाइटेड है ना, मतलब क्या? इसकी हाइट क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। किस चीज की? मटर की स्टेम की, या फिर मटर के जो पौधे हैं इसकी हाइट अच्छी रहेगी। और जो ड्वार्फ है मतलब कि क्या होता है? बौना है ना। ड्वार्फ का मतलब क्या? मटर का जो प्लांट रहेगा वो ग्रो तो करेगा, लेकिन उसकी जो हाइट रहेगी स्मॉल रहेगी, एकदम स्मॉल रहेगी उसकी हाइट। तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्वार्फ टाइप ऑफ स्टेम कहा जाएगा। तो ये जो जीन है वो दो टाइप के फॉर्म को या फिजिकल एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों? टॉल काइंड ऑफ स्टेम हाइट। दूसरा क्या है? ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम हाइट। लेकिन समझने की बात है, एक प्लांट के अंदर, किस प्लांट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिंगल प्लांट के बारे में बात करूं, किसके बारे में दोस्तों? सिंगल प्लांट के बारे में बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट में दोस्तों, ये सिंगल प्लांट में दोनों के दोनों कैरेक्टर, सिंगल प्लांट में जो बोथ कैरेक्टर है दोस्तों, बोथ कैरेक्टर है दोस्तों, ये एक साथ कभी भी अपीयर नहीं होंगे। ये याद रखना है। सिंगल प्लांट में दोनों कैरेक्टर मतलब कि ये टॉल काइंड ऑफ और ड्वार्फ काइंड ऑफ, दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ एक ही प्लांट में कभी भी अपीयर नहीं होंगे, कभी भी अपीयर नहीं होंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो जीन है या तो वो टॉल टाइप का एक्सप्रेशन को शो करेगा, मतलब कि पौधे को एक वक्त में, एक पौधा जब ग्रो करेगा तो या तो एकदम टॉल बनेगा। कैसे बनेगा? एकदम टॉल, इतना भी नहीं, पर मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। टॉल बनेगा या तो एकदम ड्वार्फ बनेगा, या तो टॉल पौधा बनेगा या फिर ड्वार्फ बनेगा। तो जीन जिस टाइप के फिजिकल फॉर्म को रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन सा? एक तो टॉल काइंड ऑफ स्टेम, दूसरा है ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम। ये क्या है? ये डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप के क्या है दोस्तों? कैरेक्टर है। तो समझ में आया होगा, मैंने बताया एलील क्या हो रहा है दोस्तों। अब एलील समझते हैं। एलील क्या होता है दोस्तों? फॉर्म ऑफ जीन होता है। क्या होता है दोस्तों? एलील क्या होता है दोस्तों? एक ये फॉर्म ऑफ जीन होता है, जो क्या हो सकता है दोस्तों? एक तो डोमिनेंट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो अक्सर जो जिस तरीके का फिजिकल फॉर्म दिखेगा उसे क्या कहा जाएगा? डोमिनेंट कहा जाएगा, जैसे कि टॉल काइंड ऑफ स्टेम। और जो रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब क्या है? जो रेयरली अपीयर होगा, जो
रेयरली अपीयर होगा, उस तरीके के कैरेक्टर को क्या कहा जाएगा, रिसेसिव कहा जाएगा, है ना दोस्तों। डोमिनेंट कैरेक्टर अक्सर प्रोड्यूस होगा प्लांट बॉडी में, रिसेसिव कैरेक्टर बहुत कम प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, आगे जानेंगे। तो एलील क्या है, फॉर्म ऑफ जीन है, क्या है, फॉर्म ऑफ जीन है। और जीन का क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, टॉल स्टेम के अगर बारे में बात करूं, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मेथड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैपिटल टी से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैपिटल टी से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी से। कहां से आया, कैसे आया, 10th में पढ़े हो, फिर भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ये समझो। अभी डोमिनेंट क्या होता है, वो कैरेक्टर जो अक्सर अपीयर होते हैं प्लांट बॉडी में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हाइट ऑफ स्टेम को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। रिसेसिव जो अक्सर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कब प्रोड्यूस होंगे दोस्तों, ओनली एंड ओनली होमोजाइगस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। होमोजाइगस क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे। तो एलील क्या होता है दोस्तों, जीन का फॉर्म होता है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट एलील, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, रिसेसिव एलील। डोमिनेंट को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अगर हाइट ऑफ स्टेम बोल रहा हूं, जहां पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे डोमिनेंट एलील और इसे रिसेसिव कहा जाएगा, एलील कहा जाएगा। तो और समझने का प्रयास करते आगे की कहानी। अब एलील की क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर आपको कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो एलील भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं और सारी चीजें समझ में आएगी अगर आप क्लास में सही तरीके से ध्यान देंगे तो। अब एलील क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला फॉर्म ऑफ जीन होता है। क्या होता है साथियों, फॉर्म ऑफ जीन होता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है दोस्तों, तो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैपिटल टी से, या स्मॉल टी से। कैपिटल टी से, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो एलील क्या होगा दोस्तों, फॉर्म ऑफ जीन होता है, जो ऑलवेज कब आते हैं दोस्तों, पेयर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट किया है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, इसको हमने कैपिटल टी से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, जो हमारी सेल जो होती है दो टाइप की होती है। किस तरीके की, दो टाइप। पहला क्या है, डिप्लॉइड, दूसरा क्या है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड सेल वो होती है जिसमें जो क्रोमोसोम रहते हैं, जो क्या रहते हैं, जस्ट डबल इन नंबर रहते हैं, तो डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ इन नंबर होते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं, गैमीट की जो सेल होती है ना, गैमीट की जो सेल होती है, इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जस्ट डबल इन नंबर होते हैं। तो प्लांट की अगर वेजिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, फ्लावर के अलावा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्टेम की हाइट हो गया, पॉड कलर, पॉड स्ट्रक्चर है ना, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, सोमेटिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये सोमेटिक प्रॉपर्टी होती है। सोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, किस चीज की सोमेटिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो ये प्लांट की सोमेटिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो सेल रहेगी, जो सोमेटिक सेल रहेगी, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके जो क्रोमोसोम रहेंगे, ये किसमें रहेंगे, ऑलवेज पेयर में रहेंगे। किसमें रहेंगे, इसके जो क्रोमोसोम है ऑलवेज किसमें रहेंगे, पेयर में रहेंगे, जब तक गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। जब तक गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक क्रोमोसोम किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे। इसलिए इसको याद रखिए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये एक इसका जनरल सा एक छोटा सा रूप था जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। एलील क्या होता है, फॉर्म ऑफ जीन होता है, ऑलवेज पेयर में आते हैं। अगर डिप्लॉयड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये टी
हाइट ऑफ स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आगे की कहानी समझते हैं। अगर मान के चलो हैप्लॉइड है ना, भाई गैमिट का भी तो फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में। तो जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो अगर मान लेते हैं ये पहली सेल है और इसका ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम है। दूसरी वाली सेल है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम का क्या होता है, सेपरेशन सेग्रीगेशन होता है ना, ये आपने पढ़ा था 10th में। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। इससे क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पेयर्ड है, तो क्या बोलूंगा मैं, डिप्लॉइड। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है, हाफ इन नंबर है, क्या बोल दूंगा इसको मैं, हैप्लॉइड, मतलब एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। तो अगर हैप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों, गैमेट में जो क्रोमोसोम है उसको या तो ऐसे कर दूंगा और इसमें सर्कल बना दूंगा, जिससे मुझे समझ आएगा अलग से कि भाई सर्कल बनाया है तो क्या है, गैमेट की सेल है और गैमेट का क्रोमोसोम में एलिलिक फॉर्म है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखेगा तो समझ लेना क्या है, एलील है। किस तरीके का है भाई, एलील रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेट के एलील को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या समझा दोस्तों, हमने जीन भी पढ़ लिया सर, हमने जीन भी पढ़ लिया, हमने तो इनहेरिटेंस भी समझ लिया, हमने एलील भी समझ लिया। अब हम क्या समझने वाले हैं दोस्तों, हम समझने वाले हैं अभी, क्या समझेंगे, एक तो होमोजाइगस क्या होता है दोस्तों ये समझेंगे, और अभी हम समझने वाले हैं होमोजाइगस क्या होता है, और क्या समझेंगे, हेटेरोजाइगस क्या होता है। ये दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो जीन है, जीन के एलील है ना, मतलब जीन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जीन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, किस वे में लिखा जा रहा है उससे एलील कह रहे हैं। किस वे में लिखा जा रहा है इसे ही क्या कहा जाता है, एलील कहते हैं। एलील कितने फॉर्म रहते हैं, 2 फॉर्म रहते हैं, ये मैंने बताया। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए जी, अगर मैं इसको कह रहा हूं ये किस चीज का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये डोमिनेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट काइंड ऑफ जीन, है ना, डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होमोजाइगस का मतलब ये रहेगा कि अगर ये एलील, पहले नंबर का एलील दोस्तों और ये जो दूसरे नंबर का एलील है, दोनों के दोनों एक टाइप का अल्फाबेट है, या तो कैपिटल है या तो स्मॉल अल्फाबेट में अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, या तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कंडीशन ये है कि ये वाला एलील और ये वाला एलील, दोनों के दोनों एलील क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, एक ही टाइप का यहाँ पे अल्फाबेट का अगर रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, एक ही टाइप के अल्फाबेट का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो इस टाइप का एलील क्या हो जाएगा दोस्तों, होमोजाइगस हो जाएगा। यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों क्या है, एक टाइप के अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो जीन क्या है, होमोजाइगस है दोस्तों। अब यहां पे क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, है ना। ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो दोनों के दोनों अलग लेटर है। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि भैया ये जो जीन है वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, ये होमोजाइगस हो गया, लेकिन ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो ये दोनों को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, हेटेरोजाइगस से ये क्या है दोस्तों, होमोजाइगस है। तो
तो क्या होता है, जो जीन जो रहता है, आगे आप पढ़ेंगे, जो जीन अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो इस टाइप के जीन को होमोजाइगस कहते हैं, और अगर इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है ना, इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है जीन, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, हेटेरोजाइगस कहा जाएगा। तो जीन भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं भाई, प्योरिटी के बेसिस में। पहला कौन सा होता है, होमोजाइगस होता है दोस्तों, दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोजाइगस होता है ना। होमोजाइगस भी हो गया, हेटेरोजाइगस भी हो गया। अब हम समझेंगे दोस्तों, इतनी चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हम समझेंगे डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव का मतलब क्या होता है ना। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का मतलब क्या होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी चीजें समझ ली हमने, डोमिनेंट रिसेसिव समझते क्या होते हैं। जो डोमिनेंट एलील होता है दोस्तों, वो किस फॉर्म में अपीयर हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, अगर जीन या फिर एलील होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस, दोनों के दोनों फॉर्म में अगर अपीयर हो रहे हैं, या दोनों में से किसी एक फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, तब भी इसका फिजिकल एक्सप्रेशन, क्या चीज, इसका फिजिकल एक्सप्रेशन अगर प्लांट बॉडी शो कर रहा है, प्लांट बॉडी इसका फिजिकल एक्सप्रेशन शो कर रहा होता है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा दोस्तों डोमिनेंट काइंड ऑफ एलील, है ना, या फिर डोमिनेंट जीन कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। तो डोमिनेंट एलील क्या होता है, वो एलील जो होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों फॉर्म में अपीयर हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं प्लांट के हाइट के बारे में बात करूं, पी प्लांट के हाइट के बारे में बात करूं, तो ये दोनों के दोनों, ये जो है, ये कब अपीयर हो सकता है दोस्तों, तो ये अपीयर हो सकता है, पहला होमोजाइगस कंडीशन में, और हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये अपीयर हो जाएगा, है ना। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपीयर हो जाएगा। तो डोमिनेंट एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील वो होता है जो होमोजाइगस मतलब कि प्योर फॉर्म ऑफ एलील के कंडीशन में भी अपीयर होता है, और हेटेरोजाइगस या फिर इम्प्योर फॉर्म के कंडीशन में भी अपीयर फिजिकल फॉर्म हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या बोला मैंने, अगर प्लांट की बॉडी क्या है, प्लांट की बॉडी जो होती है उसकी जो स्टेम की हाइट क्या है, टॉल है ना, स्टेम की हाइट क्या है, टॉल है। अगर हाइट स्टेम की टॉल है तो वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दो फॉर्म में अगर एलील है, या फिर दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी एलील है, तब भी टॉल प्लांट अपीयर हो जाएगा। कब अपीयर होगा, अगर ये प्योर फॉर्म या फिर ये इम्प्योर फॉर्म, इस फॉर्म में एलिलिक अरेंजमेंट है, जीन का ये एलिलिक फॉर्म है, तब भी टॉल काइंड ऑफ पी की जो बॉडी है, स्टेम की जो हाइट है, वो अपीयर हो जाएगी। इस टाइप के एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं। अगला चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी क्या समझा, डोमिनेंट एलील के बारे में समझने का प्रयास किया। अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे दोस्तों, अब हम समझेंगे रिसेसिव, क्या चीज, रिसेसिव एलील, है ना। तो रिसेसिव एलील वो होता है जिसको हम जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज, कब अपीयर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, है ना, होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होगा, है ना, होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होगा। तो रिसेसिव एलील वो एलील होता है जो कब अपीयर होता है दोस्तों, होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होता है, ओनली एंड ओनली होमोजाइगस कंडीशन में। कब, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में जो
एलील अपियर होता है रिसेसिव एलील कहलाता है। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसको बोला जाएगा ड्वार्फ हाइट ऑफ स्टेम, है ना। पी प्लांट की जो ड्वार्फ नेचर होता है, स्टेम की जो हाइट कैसी है? ड्वार्फ, मतलब कि अगर इतनी सी स्टेम है तो वो कब अपियर हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ तब अपियर हो रहे हैं जब उसकी जो एलील है वो किस फॉर्म में? होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, तब जाकर के ये एलील एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होगा। अब समझते हैं, अगर मान के चलो स्टेम के जो हाइट है दोस्तों वो क्या है? टॉल है ना। मतलब पौधे की हाइट इतनी तो नहीं रहती, पर मान लेते इतनी है, जमीन से लेकर के इतनी है, तो वो कब अपियर हो रहा होगा? या तो ये हेटेरोजाइगस या फिर ये होमोजाइगस, दोनों ही फॉर्म में अपियर हो जा रहा है। इस तरीके की एलीलिक अरेंजमेंट रहेगा उनके जीन में, या फिर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, वो जो जीन में इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा, तब जाकर के स्टेम की हाइट अपियर हो सकती है। रिसेसिव एलील कब अपियर होंगे? जब प्योर एंड होमोजाइगस फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में एलील प्रेजेंट हो तो ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी कहानी थी, ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब ऑफिशियली हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो बेसिक कहानी है जो हमने 10th में पढ़ी थी और 12th के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसे समझ लिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल मतलब मेंडलवा के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मेंडल जो साहब थे, इन्होंने कौन से प्लांट का सिलेक्शन किया? सबसे पहली बात तो ये आती है। तो मेंडल ने किस प्लांट का सिलेक्शन किया? पी के प्लांट का सिलेक्शन किया, पी प्लांट। अब बात आती है, मेंडल जी को क्या रोज का प्लांट नहीं मिला? गेंदे का पौधा नहीं मिला? अच्छा, वाटर लिली नहीं मिला? सनफ्लावर नहीं मिला? कमल नहीं मिला? है, बेसरम का फूल नहीं मिला? धतूरा नहीं मिला? अरे भाई, इसको पी ही प्लांट में ऐसा कौन सी दुनिया दिख गई, इनको ऐसा कौन सा फ्यूचर दिख गया कि भाई इसने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट का ही सिलेक्शन किया। मैं रहता ना तो मैं रोज का भी सिलेक्शन कर सकता था, लेकिन ये जो मेंडलवा जी है, इसने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट का ही क्यों सिलेक्शन किया? इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, यूं ही इसने पी प्लांट का सिलेक्शन नहीं कर लिया। समझते हैं क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे। ये जो पी प्लांट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? ये चीप है ना, बहुत ही सस्ता पौधा है ना, बहुत ही सस्ता पौधा है। क्या है? सस्ता पौधा है ना। महंगाई के जमाने में हमारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी ना कि सस्ती चीजों को, है ना, सस्ती चीजों को परचेस करके कम से कम कॉस्ट में चीजों को उगा ले। ऐसे पौधे को उगाए जो सबसे सस्ता हो। तो भाई इसको क्या पता सस्ता पौधा मिल गया किस तरीके से। कुल मिलाकर के कहना चाह रहा हूं, ये चीपली अवेलेबल था और इसकी जो प्राइस भी होती है ना, ये बहुत कम होती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये चीपली अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल, चीपली अवेलेबल। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? ये जो पौधा होता है, ये जो पौधा है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये जो पौधे की लाइफ साइकिल है, ये 2 से 2.5 मंथ की ही होती है ना। 2 से 2.5 मंथ की होती है। चीपली अवेलेबल है, मार्केट में भी खरीदेंगे तो बहुत सस्ता मिलता है। चीपली अवेलेबल है, 2 से 2.5 महीने में क्या हो सकता है? ये कंप्लीट ग्रो हो सकता है, अच्छा पौधा बन सकता है, मटर मिल सकते हैं, दाने मिल सकते हैं, मटर के दाने। इसलिए जो मेंडलवा है, इसने रोज के प्लांट को नहीं सेलेक्ट किया जिसको छूते साथ कांटे लग जाए। उसने क्या किया? ये पौधे को सेलेक्ट किया। और दूसरी चीज दोस्तों, ये हर साल उगाया जा सकता है, किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम में। ये समझ लो हर साल लगभग 4 से 5 फसल उगाई जा सकती है ना। 4 to 5 टाइम्स इसकी फसल को उगाया जा सकता है। इजीली अवेलेबल भी है,
2 से 2.5 महीने में ये ग्रो भी कर जाएगा, 4 से 5 बार इस फसल को उगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है क्या, नहीं है भाई। अब जिसको केयर करने की जरूरत नहीं है तो भाई ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया कि भाई मैं इसकी फसल भी उगा लू, मटर के दाने भी खा लू, एंजॉय भी कर लू टेस्ट को और केयर भी ना करूं, तो बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं थी। और मेंडल जिस जगह में रहते थे ना दोस्तों, वहां पे ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, है ना। जिस जगह में रहते थे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये समझ लो जहां पे वो मेंडल रहते थे उस लोकेलिटी में ये मटर का पौधा बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, इसलिए भी मेंडल ने इस पौधे का ही चयन किया। क्या किया, इस पौधे का ही चयन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, इसको जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, है ना, जो कैरेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसे समझिए। इसको जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ना, ये इजीली ऑब्जर्वेबल है। क्या है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। बहुत आसानी से इसके फिजिकल कैरेक्टर को आसान तरीके से देख करके समझा जा सकता है। कौन कौन से ये कैरेक्टर है, जैसे कि हाइट ऑफ स्टेम हो गया, कलर ऑफ फ्लावर हो गया, पॉड कलर मतलब छिलके का कलर, सीड कलर, है ना, फ्लावर का पोजीशन, है ना, ये सारे जो कैरेक्टर है, सारे के सारे कैरेक्टर जो किसमें प्रेजेंट है, उसके डीएनए, मटर के पौधे के डीएनए के जीन में प्रेजेंट है ना, जेनेटिकली। लेकिन फिजिकली ये सारे के सारे कैरेक्टर को मैं पौधे को देख करके ही मैं पता लगा सकता हूं इसके कैरेक्टर के बारे में, कि भाई ये जो पौधा ये टॉल या ड्वार्फ है, इसका जो मटर का जो दाना है वो पीला है, हरा है, कैसा है, छिलके का व्रिंकल्ड है या फुल फ्लेजेड टाइप का है, सुकड़ा हुआ मतलब कि रिंकल्ड बोला जाता है, करली करली सा उसे रिंकल्ड बोला जाता है, उस तरीके का, या एकदम प्लेन स्ट्रक्चर है। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है इसे मैं बहुत आसान तरीके से देख करके मैं समझ पाता हूं। इसलिए जो मेंडलवा है इसने इस पी के प्लांट को ही चयन किया, इसलिए वो रोज के प्लांट को, कमल के प्लांट को, बेशरम के फूल को, है ना, और धतूरा हो गया, ये सारे बहुत सारे, सनफ्लावर हो गया, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है ना, मेडिसिनल प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, इन सब चीजों का उसने चयन नहीं किया। किस चीज का चयन किया, पी प्लांट का ही चयन किया, इतने सारे रीजंस के वजह से। क्या लिखा है इसे भी हम पढ़ के बता देते हैं। मेंडल यूज्ड गार्डन पी प्लांट, है ना, गार्डन पी प्लांट का उसने चयन किया, जिसका क्या नाम होता है, पीजियम सटाइवम। क्या होता है नाम दोस्तों, पीजियम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। मेंडल यूज्ड पी प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ग्रोथ साइकिल, है ना, कितने मंथ में उग जाता है, 2 से 2.5 महीने में बहुत अच्छे से उग जाता है। इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट, है ना, ऑब्जर्वेबल ट्रेट जो है मतलब कि कैरेक्टर्स को ही ट्रेट कहा जाता है, कैरेक्टर्स को ही ट्रेट कहा जाता है, इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट। मेंडल planted pea plant, then cross pollinated them and finally observed the result in next generation, है ना। तो मेंडलवा जी ने क्या किया, मेंडलवा जी ने क्या किया दोस्तों, पी के प्लांट को उसने क्रॉस पॉलिनेट कराया। क्रॉस पॉलिनेट कराया, कैसे कराया आगे समझेंगे। एक बार में अगर मैं बताऊंगा ना खिचड़ी पक जाएगी, दिमाग में समझ नहीं आएगा, इसलिए बहुत तसल्ली से आराम से समझा रहा हूं। अभी ये समझ लो क्या किया इसने, क्रॉस पॉलिनेट किया और F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया दोस्तों उसको इसने ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। अब समझते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उसने कौन कौन से कैरेक्टर की स्टडी करी। तो सबसे पहली चीज तो समझिए कितने कैरेक्टर थे दोस्तों, तो टोटल कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे। कितने कैरेक्टर थे दोस्तों, टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, है ना। पहला कैरेक्टर कौन सा है दोस्तों, सीड शेप, है ना, पहला कैरेक्टर कौन सा है, सीड शेप। और ये जो सीड शेप है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो कब एक्सप्रेस हो सकता है, जब एलिलिक फॉर्म या तो होमोजाइगस हो या तो
हेटेरोजाइगस है या दोनों फॉर्म में हो तब भी एक्सप्रेस हो सकता है। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है दोस्तों? अगर यहाँ पे सीड कलर के बारे में बात करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सीड कलर, सीड का जो शेप होता है उसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों? सीड का जो शेप होता है उसको हम जनरली जो राउंड टाइप का जो सीड का शेप होता है ना, उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकल्ड टाइप का जो सीड का जो शेप होता है उसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं। राउंड टाइप का जो सीड का शेप है उसे कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे आर क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है दोस्तों? सीड का शेप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसमें भी ये वाला डोमिनेंट टाइप का कैरेक्टर जो कि क्या है? राउंड सीड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है? रिंकल्ड टाइप का जो सीड होता है, ग्रीन होता है, सुकड़ा सा होता है, करली सा होता है, रिंकल्ड सीड कहा जाता है। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल आर। कब एक्सप्रेस होगा? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ये कब एक्सप्रेस होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही। ये कब एक्सप्रेस होगा? ये कब एक्सप्रेस होगा? ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों होमोजाइगस ना, होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा। कभी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में ये एक्सप्रेस ही नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मैं एलिलिक फॉर्म को ऐसे लिख दूं तब भी इसका मतलब है ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड टाइप का सीड एक्सप्रेस नहीं होगा, प्लांट में नहीं दिखेगा। एक्सप्रेस होने का मतलब हम फिजिकली जब देखेंगे ना आंखों से, तो ये कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या दिखेगा? राउंड टाइप का सीड दिखने को मिलेगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाएगा। कब एक्सप्रेस होगा? जब ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में एलील प्रेजेंट रहे तभी एक्सप्रेस होगा। अब क्या है? कलर है ना, सीड का कलर। तो जो पहला क्या है? सीड का कलर डोमिनेंट येलो काइंड ऑफ सीड। दूसरा क्या है? ग्रीन काइंड ऑफ सीड। अब क्या है? फ्लावर का जो कलर है जो डोमिनेंट है वो क्या है? वायलेट कलर है, वायलेट है ना डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है? व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर है। अब क्या है? पॉड का क्या है दोस्तों? शेप। पॉड का जो शेप है एक तो फुल है, ये क्या है? डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ पॉड शेप। तो फुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सिकुड़ा हुआ नारा है ना। पॉड शेप का मतलब क्या होता है? छिलके का जो शेप रहता है, ओरिएंटेशन जो होता है, शेप जो होता है, उसे पॉड शेप कह रहे हैं। दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट फुल होता है, रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉड का कलर क्या होता है? डोमिनेंट है ना। पॉड का कलर मतलब छिलके का कलर, जो मटर के जो छिलके का कलर होता है। डोमिनेंट क्या होता है दोस्तों? ग्रीन होता है। रिसेसिव क्या है दोस्तों? येलो है ना। रिसेसिव क्या है? येलो कलर। फ्लावर के कलर के, फ्लावर के पोजीशन के बारे में बात करूं तो एक्सियल जो होता है फ्लावर वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। स्टेम की हाइट तो मैंने बहुत बार बताया, ये एक ऐसा कॉमन एग्जांपल होता है जो हर एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के साथ हर जो बुक्स होती है उसमें यही एग्जांपल को घिस पीट के परोसने का प्रयास किया जाता है। स्टेम हाइट जो टॉल होता है, टॉल स्टेम जो होता है वो डोमिनेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक। ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ क्या होता है दोस्तों? जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको ड्वार्फ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो कितने कैरेक्टर हो गए? 1 2 का 3, 4 5 का 6 और ये 7। मेरा जो कैलकुलेशन होता है वो ऐसे ही होता है, हम बायो वाले हैं भाई। तो कितने कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे? 7 होते हैं कैरेक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। कितने कैरेक्टर की स्टडी करी है इसने? मेंडलवा ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी है। और इसके बाद जो मेंडल, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में मेंडलवा कहता हूं इसको, है ना। क्या? मेंडलवा। तो ये जो मेंडलवा ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मटर के पौधे को बार बार उसने उगाया, फिर उसको देखा, फिर उगाया, फिर देखा, उगाया, देखा, उगाया, देखा, उगाया, देखा। ऐसी प्रोसेस चलती रही, कई सालों तक चलती रही मेरे साथियों। और उसने 3 लॉ को प्रपोज किया। कौन कौन से लॉ थे? सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
सेकंड है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो मंडलवा जी ने इतने सारे लॉ को प्रपोज किया है। कितने लॉ को प्रपोज किया, 3 लॉ को प्रपोज किया, जो कि हम अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि समय समाप्त होता है, समय की भी अपनी सीमा है, अदरवाइज हम बहुत लंबी क्लास लेते। आपका भी समय प्रीसियस है, हमारा भी। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है, देखिए भाई, जिसको नीट का एग्जाम निकालना है वो तो होमवर्क में ध्यान देगा और होमवर्क करेगा, मेरी बातों को समझेगा। और जिसे नहीं निकालना है तो उसकी जिंदगी तो आज भी चल रही है, ऐसी चलते रहेगी। तो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। क्या आपको एफ्रॉन पहनना है ना? क्या आपको नीट में सिलेक्शन निकालना है, डॉक्टर बनना है? अगर बनना है तो पढ़ना भी है, पढ़ना है तो पढ़ना भी है। होमवर्क क्या है दोस्तों, होमवर्क ये है कि जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चैप्टर को डिस्कस किया है, आपका काम है इसे घर जाकर के अच्छे से पढ़िए। लेक्चर छूटा हो देखिए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता हो, कुछ भी डाउट होता हो तो आप कमेंट में हमें रिप्लाई करिए क्लास के बीच में, मैं उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसके अलावा हम आपके लिए अलग से सेशन भी लेकर के आएंगे। और मान के चलिए, हम जब पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करा करिए, है ना दोस्तों। तो इस चीज से क्या होगा, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। नहीं तो ये क्या होगा, वन वे इंटरेक्शन होगा। आप भी बोलेंगे ठीक है सर, पढ़ाने दो, आपको भी समझ नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें रहती है, तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।